नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पाकिस्तान से बिना वीजा भारत आई सीमा हैदर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई संगठन सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और सचिन के घर के बाहर हंगामा किया। हिंदू संगठनों की मांग थी कि सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए। हालांकि स्थानीय लोगों ने हिंदू संगठन का विरोध भी किया। इस बीच सीमा हैदर के ऊपर एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक इंटरव्यू में उसने कहा है कि उसका नाम मारिया खान है। वह इसके अलावा हर सवाल का तुरंत जवाब देने में उसे कोई ट्रेनिंग हासिल है। ऐसे में एटीएस का शक और भी गहरा होता जा रहा है कि कहीं सीमा ने कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली। दूसरी तरफ सीमा गुलाम हैदर के पति गुलाम हैदर गायब दिखाई दे रहा है। 1 घंटे में कॉल रिसीव करने वाला गुलाम हैदर फोन कॉल काटते दिखाई दे रहा है और मैसेज का भी रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर एक जासूस है? देखिए, लगने के लिए तो एजेंसियों को लग रहा है। हम लोग तो एजेंसियों को ट्रैक कर रहे हैं, सवालों को देख रहे हैं, और एटीएस जो देर से जागी है और जिन हिंदू संगठनों को आज ये अक्ल आ गया है, उनको भी सलाह दे देना चाहिए कि इमोशन में बह के कुछ समय पहले ही यही लोग हैं जो फूल माला आरती लेके सीमा के सामने खड़े थे कि एक पाकिस्तान से आई हुई मुस्लिम लड़की को हमने हिंदू बना लिया। बिल्कुल समर्थन कर रहे थे ऐसे जैसे कि लग रहा है कि पाकिस्तान से एक लड़की आई है जो हिंदू बन गई है, मुस्लिम धर्म छोड़ के, इस्लाम छोड़ के, उसके बाद उसके सारे पाप धुल गए हैं। वो अगर एजेंट भी है तो भी उसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुत्व के लिए किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एटीएस ने जो 2-3 दिनों में जांच की है और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आई है उससे पता चल रहा है कि ये हनी ट्रैप रैकेट का कहीं न कहीं हिस्सा रही। बिल्कुल। वो उसी गैंग का हिस्सा है जो कि इस बीच हिंदुस्तान के आर्मी ऑफिसर को, हिंदुस्तान के सामान्य बिजनेसमैन को या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ लोगों को ट्रैक किया था। और पाकिस्तान में इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है कि कैसे, किन लोगों के साथ किस तरीके से लड़कियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस बीच कितनी ऐसी खबर आई इसरो से, खबर आई डीआरडीओ से, जो कि वैज्ञानिक हैं, वहां पर काम करने वाले लोग हैं। और जब वो इस हनी ट्रैप में फंस गए, लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं और वो जो सीक्रेट फाइल्स भेजना शुरू कर देते हैं, तो ये सचिन कौन सी खेत की मूली है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सीमा ने सचिन जैसे सामान्य लड़के को क्यों फंसाया, क्यों उसके साथ शादी करने के लिए पूरी की पूरी तैयारी की कि वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई जब किया जा रहा है तो लगभग गलत पाया जा रहा है। इसने अपनी जमीन बेची, 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और उसके बाद ट्रेवल एजेंट को पकड़ा। पाकिस्तान से कहां गई? दुबई से होते हुए नेपाल आई। नेपाल से हिंदुस्तान में घुसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां से घुसा जा सकता है क्योंकि बॉर्डर पे इतने सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रहते। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने जो ये पूरा रूट तैयार किया, यहां एक कहानी गढ़ी, उसके बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ? अभी ये सवाल उठ रहे हैं, कई लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि अगर सीमा हैदर को आईएसआई ने प्लांट किया होता तो फिर उसे दूसरे रूट से भेजता और सचिन जैसे व्यक्ति के पास नहीं भेजता, जहां पर वो जब इलीगल तरीके से आई है, पकड़ी गई है, तो हंगामा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस की, इलीगल तरीके से सचिन के घर पहुंची, तो सचिन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? क्या पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के लिए सचिन का कोई परिवार वाला गया था? या क्या ये सीमा हैदर जो वहां पर से इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आई, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया? अगर ये क्रैक नहीं होता,
सीमा हैदर सामान्य तरीके से सचिन से शादी करती, मीडिया को खबर नहीं होती, लोकल पुलिस को खबर नहीं होती, जानकारी नहीं होती, तो क्या होता? अगर वो ऐसे ही सामान्य तरीके से शादी करने के बाद अपने बच्चों के साथ रहती और सामान्य घर गांव जो क्षेत्र है उस जगह पर रहकर आईएसआई के पूरे नेटवर्क को संचालित करती, कोई बड़ा प्लान करती, खतरनाक बम्बिंग का प्लान हो सकता है, उसके साथ ह्यूमन बम यानी मानव बम बनने का प्लान हो सकता है। और पिछले दिनों जो घटनाएं घटी है, 2020 में भी ऐसी घटना घटी थी, उससे पहले भी जो माओवादियों का लेटर मिला था उसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए खतरा है, यानी उन लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदुत्ववादी नेता हैं। 15 राज्यों में इनकी सरकार है। उस समय की बात है जब 15 राज्यों में सरकार थी, आज बढ़ गई है। धीरे धीरे अगर यही होता रहा तो फिर यह बढ़ता हुआ पूरे हिंदुस्तान पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और फिर दूसरे लोगों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए रहना मुश्किल होगा। इसके लिए जरूरी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खात्मा किया जाए और यह खात्मे की प्लानिंग के लिए 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी रोड शो के दौरान, रैली के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, वही तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनाया जाए। यह तो एक तरीका हुआ, एक जो माओवादियों के लेटर में पता चला था और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आई थी। अब यह सबको पता है कि जो हिंदुस्तान के माओइस्ट हैं, नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, जो हथियारबंद दस्ता है, इसको कहां से मदद मिलती है? 2 जैसे देश हैं जहां पर माओवादियों का कनेक्शन है, जो माओवादियों के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, वो एक है चीन और दूसरा है पाकिस्तान। भारत में जितने भी इंसर्जेंसी ग्रुप हैं, जितने भी इंसर्जेंसी ग्रुप जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो या पंजाब का खालिस्तानी हो, जम्मू कश्मीर का अलगाववादी हो या फिर देश के दूसरे हिस्सों में पनप रहे ये लाल सलाम वाले माओवादी हों, हर संगठन को हथियार या तो चीन से मिलता है या पाकिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान इस्लामिक टेररिज्म के लिए बिना पैसे लिए मदद करता है, लेकिन दूसरे स्तर पर जो माओवादी हैं वो चीन से ज्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और इसलिए चीन जहां पर है वहां पर पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों कॉमन तरीके से भारत को दुश्मन मानता है। अब ये जो पूरी की पूरी थ्योरी जो 3-4 साल पहले की है, जो भीमा कोरेगांव के समय में ये लेटर सामने आया था जिसमें गिरफ्तारियां हुई थी, कई माओइस्ट सिंपैथाइजर भी पकड़े गए थे, बारबरा राव जैसे लोग पकड़े गए थे, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, ये सारे के सारे जो माओवादी पकड़े गए थे, उसके बाद से अब इतने सालों में अचानक से कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिसमें लगता है कि एक ऐसी महिला जो हिंदुस्तान में उस क्षेत्र में आके रह रही है जो कि पूरे देश का सेंटर है, यानी दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से सटे ही नोएडा की बात कर रहे हैं, जहां के एक छोटे से गांव के एक छोटे से व्यक्ति को फंसाया गया। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरी है कि अगर वो चाहती तो कोई बढ़िया बेहतर काम करने वाले को फंसा सकती थी अपने जाल में, ये थ्योरी अब काम आने वाली नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट ही ऐसा था जिस व्यक्ति को वो अपने जाल में फंसा सकती है, वो व्यक्ति इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना ताकि आसानी से फंस जाए, ताकि आसानी से फंस जाए और साथ ही जब वो आगे एक्टिविटी बढ़ाए तो उसको कुछ समझ में ना आए कि ये कर क्या रही है। अगर घर के अंदर कुछ ट्रांसमीटर भी छुपा के रखे, अगर वहां पर हॉटलाइन से कोऑर्डिनेशन भी हो तो भी उस व्यक्ति को पता न चले कि ये रेडियो है या ट्रांसमीटर है, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, ये एक सामान्य काम करने वाला लड़का है। इसलिए अब तो ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि एक बड़ी साजिश, बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी, जिसमें पहले भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआई ने की है और ऐसे कई एजेंट चीन और पाकिस्तान के पकड़े गए हैं
जिसको बाद में पता चला कि यहां पर तो ये 10 सालों से रह रहा था, यहां पर वो यहां से इनपुट भेजता था, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ता था। जैसे एक बौद्ध मंक पकड़ा गया था, बौद्ध भिक्षु पकड़ा गया था, और वो 10-12 साल से हिंदुस्तान में रह रहा था। धर्मशाला में कुछ दिन रहा, कुछ दिन सिक्किम में जाके रहा। दिल्ली में जब करोल बाग के इलाके में वो अपना नेटवर्क फैला रहा था, तब उसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला ये 12 सालों से चीन के लिए काम कर रहा है, यहां एजेंट बन के रह रहा है। अब जब सीमा हैदर ये बात पता नहीं चलता, सचिन के घर पे छापे नहीं पड़ते, लोकल पुलिस एक सामान्य तरीके से सर्च ऑपरेशन नहीं करती, जब उसको जानकारी मिली कि एक पाकिस्तानी महिला के साथ इसने शादी की है, तो फिर सब कुछ छुपा रह जाता। सीमा हैदर यहां पर रह जाती, हिंदू बन के रहती, और फिर ये जो ISI का पूरा नेटवर्क है उसको यहां से संचालित करती। अब उसके बाद क्या होता वो तो आगे की प्लानिंग है, लेकिन अभी तक जितने भी सबूत मिल रहे हैं वो इस ओर इशारा तो करता है कि सीमा हैदर को किसी बड़े मकसद से हिंदुस्तान भेजा गया, वो प्लांट की गई है। और जो एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं कि उसने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ सचिन के लिए नहीं किया, उसके फ्रेंड ग्रुप में अलग अलग लोग भी शामिल थे, उसमें भारतीय सेना के लोगों को भी उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। इंस्टाग्राम पर उसके अलग अलग आईडी से कई और अकाउंट बने हुए हैं, जिसमें वो इस्तेमाल जो करती है, रहन सहन, कपड़ा, चेहरे सब बदले हुए नजर आते हैं। तो इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे तो सर वही वो सिर्फ दिल्ली NCR के लड़कों को ही टारगेट पे ले रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां से पूरा देश चलता है। अगर राजधानी दिल्ली में कोई बड़ा धमाका होता है तो इसका मतलब है कि अविश्वसनीयता पैदा होती है सरकार के लिए, कि सरकार, देश के सरकार जहां पर है, जो अपनी राजधानी को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पूरे देश को कैसे सुरक्षित रखेगा। और इसलिए ट्रैवल वीजा देना बंद कर देते हैं, दूसरे देश एडवाइजरी जारी करते हैं। जैसा कि मुंबई को चुना गया था बम धमाके में हमला करने के लिए, ये कसाब का जो पूरी टीम आई थी, ये लोगों ने मुंबई को क्यों चुना, देश की आर्थिक राजधानी को क्यों चुना, जबकि आसानी से पटना, चेन्नई जैसे जगहों पर हमले हो सकते थे, आसानी से छोटे मोटे शहरों में हमला करके वो भाग भी सकता था, लेकिन उसने मुंबई को चुना इसलिए कि वो देश की आर्थिक राजधानी है। और मुंबई पे हमले का मतलब है कि पूरी दुनिया में इस बात के लिए भारत बदनाम होगा कि वहां से व्यापार, वाणिज्य, सबकी सुविधाएं कम करो, एडवाइजरी जारी करो। भारत जाने से पहले 10 बार कोई सोचे कि वहां जा रहे हैं, कभी भी बम धमाका होगा। जब मुंबई सुरक्षित नहीं है तो और छोटे शहर कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो इसलिए टारगेट तो दिल्ली NCR ही किया जा सकता था, यही के कोई लोग किए जा सकते थे, लेकिन वो किसी स्मार्ट गाय को, स्मार्ट लड़के को टारगेट नहीं करना चाहते थी, ताकि वो इसकी पूरी एक्टिविटी को भाप न सके। और इसलिए अब देखिए आगे क्या खुलासा होता है, क्या बातें होती है। लेकिन अब तक तो लगभग ये माना जा रहा है कि सीमा हैदर कोई प्यार, मोहब्बत, इश्क के चक्कर में हिंदुस्तान नहीं आई, बल्कि एक बड़े एजेंडे के तहत बड़ा प्लान लेकर आई है, जो कि यहां एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। सीमा हैदर के सच की पड़ताल में हिंदुस्तान की एजेंसियां लगी, नोएडा से लेकर काठमांडू तक, काठमांडू से लेकर शारजहां और कराची तक। इस सीमा हैदर का अतीत क्या है, इसके हिंदुस्तान आने का मकसद क्या है, इसी सच की पड़ताल में सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीना समेत घर वालों से पूछताछ जारी है। और इसी जांच पड़ताल में जांच एजेंसियों को शक और बढ़ गया है, क्योंकि सीमा हैदर के बयान, सबूत और दस्तावेज मेल नहीं खा रहे हैं। आखिर इस सीमा हैदर की सच्चाई क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।